नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आदिकाल प्रकरण 1 को। शुक्ल जी की किताब से हम लोग भूमिका पढ़ चुके हैं। देखिए, थोड़ा सा पीछे का देख लें कि हम लोग क्या सब पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग इनकी भूमिका को पढ़ लिए। भूमिका में इन्होंने बताया कि ये किताब जो है वो 900 वर्षों के इतिहास को रखा गया है और ये हिंदी साहित्य के विकास नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही निकली थी और यह 1929 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देख लिए कि शुक्ल जी की किताब पे जो है वो विधेयवादी दृष्टिकोण है। विधेयवादी दृष्टिकोण है। शुक्ल जी से पहले जो भी किताब लिखे गए हैं उसके बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा, यानी कि एक वृत्त संग्रह किसे कहा, एक बड़ा कविवृत्त संग्रह किसे कहा और प्रकांड कविवृत्त संग्रह किसे कहा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो एक वृत्त संग्रह जो है वो शिवसिंह सरोज को कहा है। बड़ा कविवृत्त संग्रह किसे कहा है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ग्रियर्सन जी के किताब को कहा है इन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह। और प्रकांड कविवृत्त संग्रह जो है वो कहा है मिश्र बंधु विनोद को। तो यहाँ से ये हम लोग पढ़ लिए। आगे हम लोग देखें कि काल विभाजन शुक्ल जी ने कैसे किए हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हुए किए हैं, यानी कि किसी कालावधि में जो रचना की प्रचुरता है उस आधार पे ही शुक्ल जी काल विभाजन किए और सभी कालों का नामकरण भी किए हैं, जैसे कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या गद्य काल। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग देख लिए थे कि शुक्ल जी ने इन सभी कालखंडों को भी प्रकरणों में बांटा है। आदिकाल की बात करें 4 प्रकरण में बांटा है। फिर भक्ति काल को इन्होंने 6 प्रकरण में बांटा था। आगे हम लोग रीति काल देखे थे 3 प्रकरण में और फिर आधुनिक काल को इन्होंने 4 प्रकरण और 3 उत्थान काल में बांटा था। आज हम लोग देखने वाले हैं आदिकाल प्रकरण 1 में जो इन्होंने रखा है आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। तो देखिए, आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय में सबसे पहले ये लिखते हैं, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव। इसका मतलब क्या है, देखिए, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था यानी प्राकृत की बात करें, यदि भाषा की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत था। संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत थे। इसके बाद क्या हुआ ना, मध्यकालीन भाषा जो थी वो अपभ्रंश प्राकृत थी। प्राकृत को 3 भागों में बांटा गया, यानी प्राकृत के 3 रूप थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय या अंतिम। ठीक है, अपभ्रंश तो पहला था प्राकृत, दूसरा था पाली और तीसरा था अपभ्रंश। और इसी को अपभ्रंश को ही क्या कहा गया, प्राकृत की अंतिम अवस्था यानी कि तीसरा अवस्था। तो शुक्ल जी बोलते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है वो यहाँ से देखने को मिलता है, यानी कि अपभ्रंश से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपभ्रंश का अपना छंद क्या था। तो अपभ्रंश का अपना छंद था दोहा। अपभ्रंश का अपना छंद क्या था, तो दोहा छंद था अपना। यानी कि प्राकृत जो है, प्राकृत की अगर हम लोग बात करेंगे तो गाथा या गुहा कहने से प्राकृत का बोध होता था। ठीक है, यानी कि प्राकृत में कौन से छंद थे, गाथा या गुहा। उसी प्रकार अपभ्रंश में दोहा या दोहा। यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, अपभ्रंश में कौन से छंद थे, तो दोहा या दोहा। आगे है अपभ्रंश
अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का सबसे पहले पता कहाँ लगता है? तो अपभ्रंश और प्राकृताभास हिंदी का सबसे पहले पता लगता है तांत्रिक और योग मार्गों की बौद्धिक सांप्रदायिक रचनाओं में। यहाँ देखिए ध्यान देने वाला है, शुक्ल जी तांत्रिक और योग मार्गों की रचना को क्या बोले हैं? सांप्रदायिक रचना बोले। यानी कि तांत्रिक की बात करें तो तांत्रिक को हम लोग सिद्ध बोल सकते हैं, और योग मार्गी यानी कि नाथ, ये दोनों बौद्ध धर्म से ही निकले हैं। तो इनकी रचनाओं को शुक्ल जी साहित्यिक नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं? सांप्रदायिक मानते हैं। ठीक है, लेकिन अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का सबसे पहले पता यहीं से चलता है, यानी कि यहीं से देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार प्रसार शुरू हुआ। यानी कि वहाँ पे तो बस देखने को मिले थे नाथ और तांत्रिक, मतलब थोड़ा बहुत प्रभाव था वहाँ पर। और यहाँ से अगर हम लोग शुद्ध साहित्य की करें, वहाँ पे क्या था? सांप्रदायिक रचना थी, उसे साहित्यिक रचना नहीं माना गया, सांप्रदायिक माना गया था। तो शुद्ध साहित्य कब से आया? मुंज और भोज के समय से। मुंज का समय अगर देखा जाए तो ये जो है, ये राजा थे मध्य प्रदेश के, मालवा के राजा थे। ये कहाँ के थे? मालवा के राजा थे। ठीक है, तो मुंज और भोज के समय से इनका समय संवत 1050 के लगभग है, के समय से पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार जो है वो शुद्ध साहित्य में मिलने लगा। ठीक है, अब हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो शुक्ल जी इन्हीं के समय से मानते हैं। यानी कि यहाँ से ही पुरानी हिंदी का प्रचार मिला, तो यहाँ से ही आदिकाल का शुरू मानते हैं शुक्ल जी। यानी कि महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक, यानी 1050 से महाराज भोज का समय है 1050, और हम्मीर देव ये भी राजा हैं, इनके समय है 1375। तो इनके दोनों के बीच के समय अवधि को ही आदिकाल माना है। यहाँ पे देखिए एक सन तो इम्पोर्टेंट है ही, 1050 से 1375, और ये क्वेश्चन भी आते हैं कहाँ से माने हैं, तो यानी कि महाराज भोज के समय से लेकर के हम्मीर देव के समय तक को इन्होंने माना है। ठीक, आगे देखिए, संवत 770 जो है ये किसका समय है? तो कवि पुष्य का समय है। ठीक है, जनश्रुति जो है, शुक्ल जी लिखते हैं कि जनश्रुति के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को पहला कवि माना था। यानी कि संवत 770, यानी कि 770 में 57 घटाओ, यानी कि 613, सॉरी यहाँ पे 713 होगा, 713 ईस्वी पुष्य का समय। जनश्रुति है, ये कहीं प्रामाणिक नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। जनश्रुति के आधार पर ही शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को पहला कवि माना, लेकिन शुक्ल जी इसे प्रमाणित नहीं मानते हैं। ध्यान रखिएगा कि पुष्य कवि को किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि माना है, लेकिन शुक्ल जी इसे प्रमाणित नहीं मान रहे हैं। आगे देखिए, 1050 से 1200 तक किसी विशेष प्रवृत्ति का रचना नहीं मिला, और इसका मतलब है शुक्ल जी बोल रहे हैं कि आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा में करीब 150 वर्ष के भीतर 1050 से 1375 इसके अंतर्गत लगभग 150 वर्षों तक कोई विशेष प्रकार की रचना नहीं मिली थी। यानी कि 1050 से 1200 ईस्वी तक, संवत 1200 तक कोई विशेष रचना नहीं मिली। ये निश्चित करना कि धर्म प्रधान है, नीति प्रधान है, श्रृंगार प्रधान है या वीर प्रधान है, नहीं किया जा सकता था। सभी रचनाएं मिली जुली जो है वो दोहों में मिलते थे। तो यहाँ तक तो कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं मिलती है। आगे देखिए, मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ जब से हुआ तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाती है।
यानी जब मुसलमानों का चढ़ाई हुआ तब जो है सो वहाँ राजाओं का वर्णन वीरतापूर्ण ढंग से होने लगे और तब से जो है वो किसी विशेष प्रवृत्ति यानी कि वीर रस प्रधान रचनाएं होने लगी और तब शुक्ल जी को यहीं से वीरता का प्रवृत्ति दिखा तो इन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा है, जो कि हम लोग देख चुके हैं रासो साहित्य में अपभ्रंश रचनाएं जो कि इन्होंने रखे थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति और श्रृंगार आदि के फुटकल रचना करते थे, आश्रयदाता के पराक्रम का वर्णन रासो साहित्य के अंतर्गत हुआ। यानी कि राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार से नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहा जो है क्या करते थे, राजसभाओं में सुनाया करते थे और उसी प्रकार से अपने आश्रयदाता के पराक्रम का भी, जहाँ एक तरफ वो नीति प्रधान रचनाएं भी सुनाते थे, वहीं उसके साथ साथ क्या करते थे, अपने राजाओं के पराक्रम का भी वर्णन करते थे। ठीक है, और चरित गाथाओं का वर्णन करते थे। यही परंपरा जो है वो क्या हुआ, यही परंपरा आगे चल के रासो साहित्य कहलाया, रासो साहित्य कहलाया और जिसे लक्ष्य करके शुक्ल जी जो हैं इसका नाम क्या रखे, वीर गाथा काल। रासो साहित्य को लक्ष्य करके ही शुक्ल जी नाम रखते हैं वीर गाथा काल। अब देखिए इस काल की रचना असंदिग्ध, अपभ्रंश, प्राकृताभास, संदिग्ध, अप्रमाणित या अच्छा, यहाँ पे देखिए इस काल की रचना के बारे में शुक्ल जी क्या बोलते हैं कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ क्या है, संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी है। यानी कि जो भी उस समय असंदिग्ध सामग्री, असंदिग्ध यहाँ पे प्रामाणिकता से है तात्पर्य, तो जो प्रामाणिक रचना मिली है उसकी भाषा की बात करेंगे तो वो भाषा क्या है, अपभ्रंश है। उस समय की भाषा अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी है। ठीक है, प्राकृताभास हिंदी की बात करें तो प्राकृताभास हिंदी यानी कि प्राकृत की रूढ़ियों में बद्ध हिंदी। ये देखिए, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य क्या है, तो प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य क्या है, प्राकृत की रूढ़ियों में बद्ध हिंदी। ठीक है, अब उस समय के कवि जो थे वो क्या करते थे, उस समय के कवि इसी भाषाओं में रचना करते थे, यानी उसमें प्राकृताभास हिंदी था। ठीक है, प्राकृत और प्राकृत का आभास था, यानी प्राकृत की रूढ़ियों में बद्ध थी, यानी कि उस हिंदी पे प्राकृत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। ठीक है ना, कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाते थे, विभक्ति, कारक चिन्ह, क्रियाएं, रूप आदि बहुत कुछ समय वर्षों पुराने ढंग से आ रहे थे। यानी कि इस समय हमें रचनाओं में तत्सम शब्दावली भी मिलती थी, विभक्तियां, कारक चिन्ह, ये सारे पिछले 100 वर्षों के भी भाषा पर प्रभाव दिखता था। ठीक है, आगे देखिए, विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में पुरानी परंपरा को कवि संभवतः शारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन करते हैं। यहाँ तात्पर्य क्या है कि विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और पुरानी परंपरा के कई कवि थे। कौन थे, तो यहाँ पे शारंगधर की बात करते हैं कि ये पुराने कवि परंपरा के थे जिन्होंने हम्मीर की वीरता का इसी भाषा में वर्णन किया है, प्राकृताभास हिंदी में। ठीक है, क्या है, चलिया वीर हम्मीर पाव भर मेनी कंपर, दिगमग्न अंधार धूली सुर रह आच्छाई ही। यानी चलिया वीर हम्मीर, यहाँ पे हम्मीर देव की वीरता का वर्णन है
कि हमीरदेव ऐसे वीर हैं कि वो जब चलते हैं पाँव भर मेनी कम पड़, यानी उनके पाँव का भार, मेनी यानी कि यहाँ पे धरती, यहाँ पे जब उनके पैर का भार धरती पर पड़ता है, दिगमग्न अंधार, यानी दिशाओं में इतनी धूल उड़ती है कि दिशाओं का पता लगाना भी असंभव हो जाता है, दिशाओं का मार्ग पूरा धुंधला हो जाता है। सुर रह आच्छा, यही नहीं, दिशाओं का मार्ग ही नहीं, सूर्य रथ भी धुंधले हो जाते हैं, यानी सूर्य भी नहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो शारंगधर ने हमीर की वीरता का वर्णन किया है। वहीं दूसरी ओर बात करें खुसरो मियाँ की, तो वो भी इस प्रकार की रचना कर रहे हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसका अर्थ क्या है? दिया की बाती। अब बता रहे हैं शुक्ल जी कि 15वीं शताब्दी में विद्यापति जो हैं, 15वीं शताब्दी में विद्यापति जो हैं वो किस प्रकार की रचना कर रहे हैं। अब 15वीं शताब्दी में विद्यापति जी एक और बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा में भी रचना कर रहे हैं। ठीक है, विद्यापति जो हैं वो 2 भाषाओं में रचना किए हैं। क्या सब किए हैं? तो एक तो देखिए पुरानी अपभ्रंश भाषा, इनके काव्य में पुरानी अपभ्रंश भाषा भी मिलती है और यहाँ बोलचाल की देसी भाषा भी मिलती है। पुरानी अपभ्रंश भाषा में इन्होंने रचना किया है, बालचंद बिज्जावई भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये विद्यापति की रचना है जिसपे क्या है? पुरानी अपभ्रंश का प्रभाव है। यहाँ पे देखिए, बालचंद बिज्जावई भाषा, बालचंद, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, बालचंद बिज्जावई भाषा वाला जो है इस पे प्राकृत का पुराना अपभ्रंश प्राकृताभास हिंदी का प्रभाव है। वहीं ये देसी भाषा में भी रचना किए हैं। देशी भाषा का तात्पर्य क्या है? बोलचाल की आम भाषा का। और ये